गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विजय सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में क्रिया, है ना। तो क्रिया को पढ़ने से पहले हम ये समझ जाते हैं कि क्रिया क्या होता है। क्रिया जो शब्द है उसी शब्द से जुड़ा हुआ शब्द है कार्य, है ना। कार्य, तो जो कार्य है ना, जो भी हम कुछ करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, मतलब एक्टिविटीज़, ठीक है। तो वो जो एक्टिविटीज़ है ना, जो एक्शन है वो क्या होता है, क्रिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो हम क्या काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या कार्य हो रहा है यहाँ पे, पढ़ाई का कार्य हो रहा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो वो क्या काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है ना, मतलब कार्य या काम, ठीक है। तो जो कार्य और काम है, काम शब्द, उससे हमें उसके उस कार्य के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो क्रिया का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है, ठीक है। जैसे लड़ना, पढ़ना, बढ़ना, खेलना, कूदना, गाना, सोना, खाना, है ना, ये सारे शब्द क्या है, क्रिया शब्द हैं, ठीक है। क्रिया जो होता है वो हमेशा अपने मूल रूप से, है ना, मूल रूप में धातु से बनता है, ठीक है। जो धातु रूप होते हैं वो क्या होता है, क्रिया का मूल रूप होता है। क्लियर हुआ। तो क्रिया यहाँ पर समझ में आया आप लोगों को कि क्रिया क्या होती है। क्रिया का मतलब होता है किसी भी कार्य के होने या करने वाले को बोध कराने वाले शब्द को क्रिया शब्द कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हम क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं कि क्रिया की क्या परिभाषा होती है। जैसा कि हमें मालूम है कि जो कार्य है ना, उससे किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है। तो यहाँ पर उसी आधार पर जिन शब्दों से, है ना, जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया जो होता है वो हमेशा ही धातु के मूल रूप से बनता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मोहन गा रहा है, ठीक है। दूसरा, रानी खेल रही है, ठीक है। रोहन पाठशाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम ये तीन उदाहरण से देखते हैं कि क्रिया क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देखो, जैसा मैंने कहा कि कार्य करने, है ना, कार्य करने या होने का बोध होता है किससे, जिन शब्दों से हमें, है ना, जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में मोहन गा रहा है ना, मोहन गा रहा है, गा रहा है। तो ये जो क्रिया शब्द है उससे हमें गाना, गाने का पता चल रहा है ना। तो ये जो शब्द है वो कौन से शब्द हुए, क्रिया शब्द, ठीक है। रानी खेल रही है, तो यहाँ पर खेल रही है क्रिया शब्द है, खेलना, है ना। तो खेल रही है जो शब्द है वो क्या है, क्रिया शब्द है। रोहन पाठशाला जा रहा है, तो जा रहा है जो है वो क्या है, एक क्रिया शब्द है, ठीक है। तो इस आधार पर जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब है हमारा जो क्रिया जो होता है वो किससे बनता है, धातु के मूल रूप से, है ना। धातु के मूल रूप से
क्रिया बनता है। तो जो धातु का मूल रूप क्या है, जैसे गा, ठीक है, खेल, पढ़, चढ़, सो, ये सारे जो शब्द हैं वो क्या है, धातु रूप है ना। और जब हम धातु रूप में ना जोड़ देते हैं, ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए गा के साथ में हम ना जोड़ दिए तो क्या बना, गाना, ठीक है। खेल के साथ में हमने क्या जोड़ा, ना, तो क्या बन गया, खेलना, ठीक है। यहाँ पर खेलना, ठीक है। पढ़ के साथ में हमने अगर ना जोड़ दिए तो क्या बन गया, पढ़ना। चढ़ के साथ में हमने ना जोड़ दिए तो यहाँ पे क्या बना, चढ़ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे चढ़ना है ना, क्लियर हुआ यहाँ तक। जो धातु रूप होता है वो क्रिया का मूल रूप होता है ना। गा, खेल, पढ़, चढ़, ये सब क्या है, सो, ये धातु के मूल रूप हैं। और जब हम इनमें ना जोड़ देते हैं तो वो क्रिया बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमने गा के साथ ना जोड़ा तो क्या बना, गाना। खेल के साथ में हमने ना जोड़ा, खेलना। पढ़ के साथ हमने ना जोड़ा तो पढ़ना। चढ़ के साथ हमने ना जोड़ा तो चढ़ना, ठीक है। ये हुआ हमारा क्रिया शब्द। क्रिया की परिभाषा और धातु रूप के बाद हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के भेद, है ना। क्रिया के प्रकार, कितने प्रकार के होती है। तो यहाँ पर जो क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा किसके आधार पर, कर्म के आधार पर, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा रचना के आधार पर। एक होता है हमारा कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया क्या होती है, ठीक है। मतलब जिस कार्य को करने में हमें कर्म की उपस्थिति होती है, ठीक है, तो वो होता है कर्म के आधार पर। मतलब ऐसे कार्य जिसमें कर्म उपस्थित हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहला है हमारा सकर्मक क्रिया और दूसरा है हमारा अकर्मक क्रिया, ठीक है। यहाँ पर कर्म के आधार पर हमारे पास दो प्रकार की क्रियाएं हैं। एक होता है हमारा सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है हमारा अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक और अकर्मक में से सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में जान लेते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, ठीक है। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, है ना, ठीक है, कर्म के साथ सकर्मक, ठीक है, जहां पर कर्म उपस्थित हो। क्लियर हुआ, कर्म के साथ में। तो ये होता है सकर्मक क्रिया का मतलब कि जिस कार्य को करने में कर्म उपस्थित हो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। और अगर हम इसको बहुत अच्छे से जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उदाहरण, है ना। उसके उदाहरण से ही हमें समझ में आएगा कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, मोहित गीत गाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जो गीत है वो क्या है, एक कर्म है। यहाँ पर हमारे जो वाक्य है उसमें क्या उपस्थित है, कर्म। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, सकर्मक क्रिया। उसके बाद हमारा दूसरा उदाहरण है, नितेश पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पे नितेश पतंग उड़ा रहा है, ये क्या हुई, पतंग कर्म, है ना। और जो नितेश है वो क्या है,
नितेश क्या है, कर्ता है, पतंग जो है वो क्या है, कर्म है, और उड़ा रहा है ये क्या है, क्रिया। ठीक है, मतलब क्रिया के साथ में अगर कर्म उपस्थित होगा तो वो कौन सा वाक्य होगा, सकर्मक क्रिया वाला। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो, जो कर्ता है नितेश, वो क्या काम कर रहा है, पतंग उड़ाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास नितेश कर्ता हुआ, पतंग कर्म हुआ, और जो कार्य है, जो क्रिया है वो क्या हुआ, उड़ाने का काम हो रहा है, तो उड़ा रहा है ये क्रिया हुआ, है ना। यहाँ पर जो नितेश है उस पर क्रिया का फल नहीं पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, कर्म पर, है ना। मतलब जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है, जहां पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद सकर्मक क्रिया जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है हमारे पास में। जैसे सकर्मक क्रिया यहाँ पर देखिए दो प्रकार की है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, मतलब जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में एक कर्म उपस्थित होता है उसे हम सकर्मक क्रिया, कौन सा क्रिया कहते हैं, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया के प्रकार हैं। सबसे एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, क्रिया, है ना, क्रिया की परिभाषा। उसके बाद हम क्या पढ़े, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद जो है वो दो प्रकार के, दो आधार पर किए गए हैं। एक है हमारा कर्म के आधार पर और दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। ठीक है, अब जो कर्म के आधार पर हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना, हम अभी रचना के आधार पर नहीं पढ़ रहे, हम केवल कर्म के आधार पर पढ़ रहे हैं। मतलब कर्म, सकर्मक का मतलब होता है कर्म, कर्म के साथ, है ना। तो यहाँ पर कर्म के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक और अकर्मक में से हमने क्या पढ़ा बे, सकर्मक क्रिया। मतलब सकर्मक का अर्थ क्या होता है, कर्म के साथ में। मतलब जिस वाक्य में कर्म उपस्थित होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण में पढ़ा कि मोहित गीत गाता है, तो जो गीत है वो क्या है, एक कर्म है और गाता है क्रिया है। नितेश पतंग उड़ा रहा है ना। यहाँ पर नितेश जो है वो एक कर्ता है और क्या कर रहा है, वो पतंग उड़ाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो पतंग है वो एक कर्म है और उड़ा रहा है ये एक क्रिया है। इन दोनों ही वाक्य में जो क्रिया का जो फल है ना, जो प्रभाव है वो किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, है ना। मतलब पहले वाक्य में मोहित गीत गाता है, यहाँ पर जो क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है ना, गीत पर, है ना, और यहाँ पे पतंग पर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सकर्मक क्रिया का उदाहरण। अब सकर्मक क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक, है ना। एक कर्मक क्रिया का मतलब होता है जिस वाक्य में एक कर्म उपस्थित हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। मतलब जहाँ पर केवल एक ही कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, बच्चा पानी पीता है। तो यहाँ पर देखो पानी जो है वो एक कर्म है ना, केवल एक ही कर्म है यहाँ पर। तो ये किसका उदाहरण हुआ, एक कर्मक क्रिया का। दूसरा है हमारा लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल जो है वो क्या है, कर्म है और केवल एक ही कर्म है इस वाक्य में, तो ये भी हमारा एक कर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ, है ना। यहाँ पर देखिए जो
कार्य हो रहा है ना, पानी पीने का काम हो रहा है और फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है। तो ये जो काम हो रहा है वो किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर दोनों ही जो वाक्य हैं उसमें क्या है, कर्म, यहाँ पर पानी है और फुटबॉल भी एक कर्म है। तो दोनों ही जो कर्म है उस पर क्रिया का फल पड़ रहा है। तो ये हमारा हुआ एक कर्मक क्रिया का उदाहरण। ठीक है, अब है दूसरा द्विकर्मक क्रिया, है ना। द्विकर्मक मतलब ऐसा वाक्य जिसमें दो कर्म उपस्थित हो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस जिस प्रकार के सेंटेंस में दो कर्म उपस्थित होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो, अध्यापक ने छात्र को व्याकरण पढ़ाया, है ना। यहाँ पे आप लोग देखो दो कर्म हैं, दो कर्म उपस्थित हैं। तो दूसरा है माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। यहाँ पर भी हमारे पास दो कर्म हैं। ठीक है, यहाँ पर व्याकरण और बच्चे, ठीक है, जो है वो कर्म है और ये दो कर्म उपस्थित है, इसलिए ये किसका उदाहरण हुआ, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब है हमारा अगला अकर्मक क्रिया, है ना। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अगला प्रकार है हमारा अकर्मक क्रिया, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सकर्मक क्रिया के बारे में। अब है हमारा दूसरा अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया का जो मतलब होता है वह उसका मतलब है कर्म के बिना, है ना, बिना कर्म के। मतलब जिस सेंटेंस में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया, है ना। और सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिन वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म उपस्थित होता है उसे सकर्मक क्रिया है। बहुत सिंपल है ना, बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगा कि जहाँ पर क्रिया के साथ में कर्म उपस्थित होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और जहाँ पर क्रिया के साथ में कर्म उपस्थित नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया को हम उदाहरण के रूप में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा उदाहरण है, सुभाषिनी नाच रही है ना। यहाँ पर नाच रही है जो शब्द है वो क्या है, एक कार्य हो रहा है, क्रिया है ना। और क्रिया के साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या है, कर्म नहीं है ना। यहाँ पर कोई भी कर्म उपस्थित नहीं है। तो जो नाचने पर जो कार्य हो रहा है, नाचने का जो काम हो रहा है उसका जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, सुभाषिनी पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये किसका उदाहरण हुआ, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा है उदाहरण, लड़कियां हंस रही है। यहाँ पर हंसने का काम हो रहा है ना। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, हंसने का काम हो रहा है और क्रिया के साथ में कोई भी कर्म उपस्थित नहीं है। तो जो भी कार्य है वो उसका जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, सीधे लड़कियों पर पड़ रहा है। मतलब ये लड़कियां क्या है, कर्ता है ना। और आपको मालूम है कि जो कर्ता है वो क्या होता है, जो भी कार्य को करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये था हमारा किसके आधार पर, कर्म के आधार पर, है ना। अब है हम क्या पढ़ने वाले हैं, रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, है ना, रचना की दृष्टि से। तो यहाँ पर हमारा कर्म के आधार पर जो प्रकार है वो खत्म हो गया है। अब है हम अगला क्या पढ़ेंगे, रचना के आधार पर। अभी तक हमने कर्म के आधार पर पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद, है ना। और जो रचना के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा सामान्य क्रिया, दूसरा है हमारा संयुक्त क्रिया,
तीसरा है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा है हमारा नाम धातु क्रिया, है ना। यहाँ पर जो रचना के आधार पर कितने प्रकार की हुई, 4 प्रकार की, ठीक है। एक बार फिर से मैं उसका नाम रिपीट कर दे रही हूँ। सामान्य क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। क्लियर हुआ। अब इसमें हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया, है ना, जहां पर जिस वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें केवल एक क्रिया का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, मैंने पत्र लिखा, है ना, मैंने पत्र लिखा, मतलब ये एक सामान्य क्रिया का उदाहरण है ना। दूसरा है वह गांव गया, ठीक है। देखिए लिखा, गया, ये इस शब्द से क्या पता चलता है कि लिखा जो है वो एक क्रिया है, गया भी जाने का काम हो रहा है, तो ये भी एक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर एक क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सामान्य क्रिया का उदाहरण हुआ। उसके बाद है हमारा दूसरा संयुक्त क्रिया, है ना। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब ही है 2 या 2 से अधिक, है ना। संयुक्त मतलब जुड़ना, संयुक्त होना, योग होना। तो यहाँ पर जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक पदों वाली क्रियाएं होती हैं उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक पदों वाली क्रियाएं उपस्थित हो। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, राजीव घर चला गया, है ना। यहाँ पर 2 से अधिक हमारे पास यहाँ पे क्रिया है। उसके बाद है दूसरा उदाहरण है, महेश बाजार से लौट आया है। तो ये भी हमारा किसका उदाहरण हुआ, संयुक्त क्रिया का उदाहरण हुआ, है ना। अब है अगला, तीसरा है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें जो क्रिया है ना, यहाँ पर जो करता है वो स्वयं काम न करके वो किसी और को करने के लिए प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, वो क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया वाला वाक्य, है ना। यहाँ पर कर्ता खुद काम नहीं करता है, ठीक है, वो किसी और को काम को करने के लिए प्रेरणा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो पहला उदाहरण है हमारा, अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाया, है ना। यहाँ पर देखो, अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाया, मतलब यहाँ पर जो अध्यापक है उसने स्वयं काम नहीं किया, अपने छात्र से उसने पुस्तक को पढ़वाया, मतलब वो काम को करने के लिए प्रेरणा दे रहा है ना। तो ये किसका उदाहरण हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण, ठीक है। दूसरा है हमारा उदाहरण, मालिक ने नौकर से कपड़े धुलवाए, है ना। यहाँ पर जो मालिक है वो क्या काम कर रहा है, नौकर से वो नौकर को प्रेरणा दे रहा है ना। वो खुद स्वयं काम नहीं कर रहा है, वो जो भी काम है कौन कर रहा है, यहाँ पर नौकर कर रहा है। तो वो जो काम है उसको करने के लिए नौकर को प्रेरणा दे रहा है, इसीलिए ये किसका उदाहरण हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हुआ, है ना। उसके बाद है हमारा चौथा, नाम धातु क्रिया, है ना। चौथा क्या है हमारा, नाम धातु क्रिया। यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणीय जो वाची जो शब्द होते हैं उसके साथ में प्रत्यय जुड़ता है, तब जाकर जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया, है ना। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणीय वाची शब्दों में प्रत्यय के योग से बनने वाली क्रिया शब्द को हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया, है ना। यहाँ पर उदाहरण जैसे हाथ से हथियाना, गरम से गरमाना, ठीक है, नरम से नरमाना,
आदि, ये इसके उदाहरण हैं। ये था हमारा किसके आधार पर? रचना के आधार पर, है ना। अभी हमने कौन कौन से आधार पर पढ़े? एक था हमारा कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर, ठीक है। ये था हमारा क्रिया। एक बार मैं फिर से शुरू से रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है ना। सबसे पहले तो हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने देखा कि क्रिया का दो भेद बताए गए हैं यहाँ पर, है ना। एक कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर, ठीक है। कर्म के आधार पर हमने सबसे पहले पढ़ा, तो कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि वो भी दो प्रकार की होती है, और सकर्मक क्रिया का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कर्म के साथ में, है ना। सकर्मक मतलब कर्म के साथ में। तो ये सकर्मक क्रिया दो प्रकार की हुई, पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा हमारा था द्विकर्मक क्रिया। मतलब ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें दो कर्म हो या दो से अधिक हो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रचना के अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बाद हमने क्या पढ़ा? अकर्मक क्रिया, है ना। तो अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म के बिना, है ना, जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है और क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला था हमारा रचना के आधार पर, ठीक है। तो रचना के आधार पर जो क्रिया है वो कितने प्रकार की यहाँ पे बताई गई है? 4 प्रकार की। एक है हमारा सामान्य क्रिया, दूसरा है हमारा संयुक्त क्रिया, तीसरा है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा है हमारा नाम धातु क्रिया, है ना। यहाँ पर हमने कितने प्रकार के पढ़े? 4 प्रकार की। अब सबसे पहला है सामान्य क्रिया। इसमें जिस वाक्य में एक कर्म होता है, एक क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया, है ना। जिस वाक्य में एक क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया, इसका उदाहरण जो है वो क्या है? मैंने पत्र लिखा, ठीक है। यहाँ पर देखो, लिखा एक क्रिया है, वह गांव गया, यहाँ पर भी एक क्रिया है। तो ये किसका उदाहरण हुआ? सामान्य क्रिया का। उसके बाद हमने पढ़ा संयुक्त क्रिया, मतलब यहाँ पर जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रिया वाले जो पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। यहाँ पर राजीव घर चला गया, है ना। महेश बाजार से लौट आया, यहाँ पर आप लोग देखो 2 क्रिया उपस्थित है ना। लौटना भी, लौट शब्द भी एक क्रिया शब्द है, आना भी एक क्रिया शब्द है, चला वो भी क्रिया शब्द है और गया ये भी क्रिया शब्द है। तो यहाँ पर आप लोग देखो 2 क्रिया है, तो ये किसका उदाहरण हुआ? संयुक्त क्रिया का उदाहरण हुआ। उसके बाद हमारा तीसरा था प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ पर कर्ता खुद काम न करके किसी दूसरे को प्रेरित करता है काम को करने के लिए, तो उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ हम उदाहरण में हमने देखा कि अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाया, मालिक ने नौकर से कपड़े धुलाए। मतलब जो दोनों ही उदाहरण हैं, दोनों ही उदाहरण में कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है लेकिन वो काम को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये हुआ हमारा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण, ठीक है। उसके बाद है चौथा नाम धातु क्रिया, है ना। यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणवाची जो शब्द हैं, है ना, उसमें प्रत्यय के योग से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। जैसे यहाँ पे हाथ से हथियाना,
गरम से गरमाना, उसी प्रकार नरम से नरमाना शब्द भी होता है ना। तो ये जितने भी शब्द हैं वो कौन से शब्द हैं? नाम धातु क्रिया शब्द। ठीक है, ये था हमारा क्रिया। अगले क्लास में हम नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, है ना। धन्यवाद।